कुछ दिनों से तप रही दिल्ली को थोड़ी राहत मिली है। रात में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात करीब 11 बजे दिल्ली और एनसीआर के मौसम में अचानक चेंज आया और देखते देखते तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तेज आंधी पानी के चलते दिल्ली के हनुमान रोड पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गया। कुछ देर तक हुई बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर के लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। कई इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से निजात मिली। हालांकि आंधी पानी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल पर कई टेंट गिर गए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर में पारा 43 डिग्री पहुंच गया था, जिससे लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से शनिवार को दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में 2 जगह मकान गिरने से 12 लोगों की मौत। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई में हाहाकार मच गया है। हालांकि गुरुवार को मुंबई वालों को कुछ राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से बुधवार की रात मलाड वेस्ट के मालवाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना स्थल का दौरा किया और हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही घायल लोगों का इलाज भी सरकार कराएगी। वहीं दूसरी घटना मुंबई के दहिसर में घटी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये हादसा शिवाजी नगर इलाके के लोखंडी चौल में एक मकान के गिरने से हुआ। देश में कुछ दिनों से कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आ रहे हैं। इसके चलते माना यह जा रहा है कि अब दूसरी लहर समाप्ति की ओर है। देश में पिछले 24 घंटे में 94,052 नए केस मिले। 6,148 लोगों की मौत हो गई और 1,51,367 लोग ठीक हुए। बताया जा रहा है कि बिहार में नए खुलासों से मौतों की संख्या में अचानक इतनी वृद्धि हुई। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,207 नए मामले मिले हैं। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 393 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 मामले सामने आए और 44 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली सरकार इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में 13 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं। एक टैंक में करीब 57 टन ऑक्सीजन का स्टोरेज होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी की बात कही। इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है। और बिहार में एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा अचानक 3,917 होने के बाद सियासत तेज है। सरकार ने कहा कि आंकड़े छिपाए नहीं बल्कि बताए गए। देश में कोरोना से मौत के नए आंकड़े आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है। 8 जून को बिहार सरकार ने कोरोना से मौत की ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद गुरुवार के आंकड़ों में अचानक 3,917 लोगों की मौत जुड़ गई। मौत के नए आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे मौत का घोटाला करार दिया। हालांकि राज्य सरकार ने दलील दी है कि आंकड़े छिपाए नहीं बल्कि बताए गए हैं, जिससे मृतक के परिवारों को मुआवजा मिले। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया। दिल्ली में स्थगित की गई 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मिड टर्म एग्जाम के आधार पर स्कूल वाले बच्चों को प्रमोट करेंगे। दिल्ली में 12वीं के बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। ये परीक्षाएं पहले 12 अप्रैल से होनी थी, जिसे पहले स्थगित किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया।
9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो निजी स्कूल मिड टर्म और वार्षिक परीक्षाएं करा चुके हैं, अब वो उसी आधार पर रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। वहीं जिन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मिड टर्म परीक्षा हुई है, अब उसी के आधार पर 9वीं और 11वीं के बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं तक के ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन 11 जून से शुरू होंगे। जिन छात्रों को इन क्लास में एडमिशन लेना है, वे दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। आज वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने शाम करीब 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चली। मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के वक्त ही मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल की मांग रही है कि केंद्र में एक और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों को जगह मिले। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जतिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत के सुर बदले बदले से हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। कोणते मत व्यक्त करणार नाही, या क्षणी देशाचे प्रधानमंत्री ते आहेत आणि आजही नरेंद्र मोदी हेच भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर पूछे गए सवाल में ये जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में बीजेपी की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाना चाहिए और शिवसेना का मानना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। वहीं संजय राउत के बयान और उद्धव मोदी की मुलाकात के बीच शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 2024 के चुनाव में भी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 समूह के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सूत्रों को 12 और 13 जून को संबोधित करेंगे। वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the outreach sessions of the G7 summit on 12th and 13th June in virtual format. ब्रिटेन इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को जी सम्मेलन में आमंत्रित किया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही यूरोपीय संघ है। यह दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री G7 की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन नहीं जाएंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन का दौरा किया था। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान में भी सचिन पायलट की नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि पायलट अब मान जाने के संकेत भी दे रहे हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आज दौसा में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर अब ये अटकलें चल रही हैं कि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को मना लिया है।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट के सरकारी आवास पर उनके सबसे खास 8 विधायकों की बैठक हुई है। इसमें पायलट के खास माने जाने वाले युवा नेता और पर्वतसर विधायक रामविलास गावड़िया, विश्वेंद्र सिंह, PR मीणा, मुकेश कुमार जैसे नेता शामिल हुए हैं। सचिन पायलट के घर पर हुई 8 विधायकों की बैठक के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अभी भी नाराज चल रहे हैं, साथ ही पार्टी आलाकमान से भी खफा है। परिवार में कोई बातें इस तरह की आई है तो उनको दूर करना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम। उधर कांग्रेस ने सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में तत्काल बड़ी सर्जरी की जरूरत है। साथ ही कहा कि पार्टी को सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और पंजाब में मुख्यमंत्री के खिलाफ इस बार फिर झंडा बुलंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह को दूर करने के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति के 4 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में है। विधायक प्रदेश अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के संगठन में फेरबदल संभव है। पंजाब में कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। कमेटी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों समेत कांग्रेस के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से उनकी राय ली थी। खड़गे के अलावा हरीश रावत और JP अग्रवाल इस कमेटी में शामिल हैं। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी ने लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी बेटियों को भी देखना होगा कि वो जा कहां रही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी की एक टिप्पणी पर विवाद हो गया है। मीना कुमारी ने कहा है कि समाज को अपनी बेटियों को भी देखना होगा, वो कहां जा रही हैं। लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। दरअसल मीना कुमारी ने गुरुवार को ये बयान तब दिया जब अलीगढ़ समेत यूपी के तमाम हिस्सों में हुई रेप की घटनाओं पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या कारण है कि यूपी में रेप के केस क्यों नहीं रुक रहे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मीना कुमारी इस मुद्दे पर सफाई देती नजर आई। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसा नहीं है, उसका तोड़ मरोड़ के दूसरा रूप ले लिया है। हालांकि सफाई देने के बावजूद मीना कुमारी का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है और विपक्ष उनके इस बयान की आलोचना कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.